everyone, welcome back to my YouTube channel Mathematics Key to Goals। लेटली हमने हमारे टॉपिक को बेसिस पर छोड़ा था। अब हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं फंक्शनल एनालिसिस सेक्शन 1। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, देखो हमने जो बेसिस वाली डेफिनेशन की थी उसमें क्या था कि जो सबसेट M है वो हमारा Li है। Li दैट मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसी सबसेट को आप लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहते हो, और अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तब उस केस में वो क्या बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट रिमार्क देखते हैं। अ सबसेट M फाइनाइट और इनफाइनाइट, जो हमारा सबसेट M है ना वेक्टर स्पेस X का, वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। वो जो सबसेट है, ठीक है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होएगा इफ एवरी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ M इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये ना लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट, इन दोनों की ना एक प्रॉपर्टी होती है। वो क्या प्रॉपर्टी होती है कि जैसे आप ये सबसेट M लेकर के ही चले हो, ठीक है, इस M का हर एक सबसेट जो कि फाइनाइट हो और नॉन एम्प्टी हो, M का हर एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट जो है अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, ओनली देन हमारा जो ये सबसेट M है वो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होएगा। अदरवाइज हमारा जो ये सबसेट M है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो अभी तक हमने क्या किया था, लीनियरली इंडिपेंडेंट की ना वो डेफिनेशन की थी कि आप किसी भी कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस आप कंसीडर करो और उसके एलिमेंट्स को आप कॉम्बिनेशन में लिख रहे हो, अल्फा 1 लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में लिख रहे हो, दैट इज अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 अप टू सो ऑन अल्फा n xn इक्वल टू 0 सच दैट अल्फा 1 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 इज इक्वल्स टू अप टू सो ऑन इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन आपने अभी तक लीनियरली इंडिपेंडेंट की थी। बट अब हमने एक प्रॉपर्टी और भी कर ली। ये वाला जो हमारा रिमार्क है ना, जो पहला रिमार्क हमने आज किया, उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंसी की एक और कंडीशन बताई हुई है। वो क्या कंडीशन है कि अगर किसी वेक्टर स्पेस के सबसेट के वेक्टर स्पेस का सबसेट और उस सबसेट का हर एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये जो सबसेट होएगा वो मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट होएगा। अदरवाइज हम क्या कह देते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है। अ वेक्टर स्पेस इज सेड टू बी फाइनाइट डायमेंशनल। कोई भी वेक्टर स्पेस जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल होता है अगर उसके जो बेसिस फॉर्म हो रहे हैं ना वो फाइनाइट है, और अगर उसके इनफाइनाइट बेसिस हैं तो वो इनफाइनाइट डायमेंशन का होता है। ठीक है, अ वेक्टर स्पेस इज ऑफ फाइनाइट डायमेंशन अगर उसके जितने भी बेसिस फॉर्म हुए वो फाइनाइट हैं, अदरवाइज इट इज सेड टू बी इनफाइनाइट डायमेंशनल। नेक्स्ट अब हमारे पास न्यू टर्म है, दैट इज नॉर्म लीनियर स्पेस। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि लीनियर स्पेस क्या होता है, लीनियर स्पेस कह लो और वेक्टर स्पेस कह लो, एक ही बात है। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे कि नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है। तो नॉर्म लीनियर स्पेस को स्टडी करने से पहले हमारे को पहले नॉर्म का जो सिंबल होता है ना वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं नॉर्म लीनियर स्पेस को पढ़ते हैं। क्या होता है, लेट X बी अ वेक्टर स्पेस। X कोई वेक्टर स्पेस कंसीडर किया ओवर अ फील्ड K, किसी K फील्ड के ऊपर X को वेक्टर स्पेस कंसीडर किया है। अब फंक्शन दिस, अब ये देखो डॉट हमने ले रखे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं और इसके ऊपर हमने क्या किया, देखो 2 बार मोड का साइन है। तो इस तरह की जो मैपिंग होती है ना डिफाइन की गई है फ्रॉम X टू R इज सेड टू बी अ नॉर्म ऑन X इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। देखो हमने वेक्टर स्पेस किया, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो होता था ओवर अ फील्ड वेक्टर स्पेस तभी बनता था जब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती थी, है ना, वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता था। अब हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल लीनियर स्पेस, तो दैट सिंपली इंप्लाइज कि कोई फंक्शन अगर कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो वो मेरा नॉर्मल लीनियर स्पेस बनेगा ओवर द फील्ड, अदरवाइज वो नॉर्मल लीनियर स्पेस नहीं बनेगा। यही यहाँ पर कहा हुआ है कि अ फंक्शन दिस
फ्रॉम x टू r, यानी कि जिसका डोमेन तो x है और कोडोमेन जो है वो r है, ठीक है। यानी कि डोमेन में हमारा वेक्टर स्पेस पड़ा हुआ है और कोडोमेन में देखो हमारा रियल का सेट पड़ा हुआ है। इज सेट टू बी अ नॉर्म ऑन x इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी? नॉन नेगेटिविटी, यानी कि ये जो नॉर्म ऑफ x है वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है कि अगर ये इक्वल टू 0 है तो इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। फर्दर क्या है कि अगर मैं नॉर्म में अल्फा x ले रही हूँ, अल्फा मेरा कोई स्केलर है और x जो है वो वेक्टर है, नॉर्म ऑफ अल्फा x में क्या आएगा, जो अल्फा है वो तो मोड के साथ बाहर आ जाएगा और x जो है वो नॉर्म में रहेगा। सो नॉर्म ऑफ अल्फा x इक्वल्स टू मोड अल्फा इंटू नॉर्म x। इसी तरह से अगर मैं दो वेक्टर्स लेती हूँ x और y और उसके ऊपर एडिशन ऑपरेशन कर रही हूँ, ठीक है, x प्लस वाई ले रही हूँ, तो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई जो है वो मेरा लेस देन इक्वल टू नॉर्म x प्लस नॉर्म y होएगा, जहाँ पर x और y तो अंडरस्टूड है, डोमेन के एलिमेंट्स हैं, और अल्फा जो है वो मेरा फील्ड से आ रहा है, ठीक है। So a vector space with a norm defined on it is called a norm linear space or norm space। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ये देखो इस तरह से, x और मॉडुलस के 2 बार मॉडुलस का साइन है और डॉट हमने यहाँ पर ले रखा है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय दिस। सो आई होप आपको नॉर्म लीनियर स्पेस समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, कोई भी वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड के ऊपर डिफाइन किया है, उसके लिए आप एक मैपिंग लेकर के चले हो, अगर वो मैपिंग इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो वो नॉर्म लीनियर, तो वो जो वेक्टर स्पेस है वो नॉर्म लीनियर स्पेस बन जाता है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट रिमार्क देखते हैं क्या है। अ नॉर्म ऑन एक्स डिफाइंस अ मैट्रिक डी। ओके, अब कोई भी एक्स वेक्टर स्पेस के ऊपर नॉर्म आप लेकर के चले हो ना, तो वो एक मैट्रिक डी भी डिफाइन कर सकता है। अ नॉर्म ऑन एक्स डिफाइंस अ मैट्रिक डी ऑन एक्स विच इज़ गिवन बाय, और वो उसकी वैल्यू कैसे आती है, दैट इज़ गिवन बाय डी एक्स वाई नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। देखो मैट्रिक डी की जब आप बात करते हो ना, ये जो डी एक्स वाई है, ये डी ना हमेशा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और डिस्टेंस आप हमेशा कैसे निकालते हो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ऐसे ही करके निकालते हो ना। तो अब यहाँ पर अगर मैं कोई वेक्टर स्पेस x लेकर के चली हूँ, ठीक है, उसके ऊपर नॉर्म अप्लाई किया गया है और उसके लिए मैं एक मैट्रिक d डिफाइन कर रही हूँ। अ नॉर्म ऑन x डिफाइंस अ मैट्रिक d ऑन x विच इज़ गिवन बाय, तो उसकी वैल्यू किस तरह से आएगी हमारे पास, डी एक्स वाई इक्वल्स नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, जहाँ पर x और y तो मेरे x के एलिमेंट्स हैं वेक्टर स्पेस के, और d जो है d इज कॉल्ड द मैट्रिक इंड्यूस्ड बाय नॉर्म और इंड्यूस्ड मैट्रिक। अब आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट लेमा है ये, देखते हैं क्या कहा हुआ है इस लेमा में। इन अ नॉर्म स्पेस x, आपने कोई नॉर्म स्पेस x कंसीडर किया है, मॉडुलस ऑफ norm x minus norm y is less than equal to norm of x minus y for all x y belong to capital X। ठीक है, कोई भी आपने नॉर्म स्पेस x लिया है, ठीक है, और उसके कोई 2 एलिमेंट आप x और y लेकर के चल रहे हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन होल्ड कर रही है, मॉडुलस ऑफ नॉर्म x माइनस नॉर्म y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस y। आप इन सारी चीज़ों को कंसंट्रेटली सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है, और जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे समझोगे तो ये कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। बस आपकी लिसनिंग स्किल्स अगर अच्छी हैं तो आप इसको अच्छे से ग्रैप कर पाओगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। तो चलते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। वी नो दैट, अब देखो हमारे को पता है नॉर्म एक्स, जो हमारे को प्रूव करना है उसमें हमारे पास एक तो नॉर्म एक्स पड़ा हुआ है और एक नॉर्म वाई पड़ा हुआ है, तो हमने पहले नॉर्म एक्स उठा लिया। अब इस नॉर्म एक्स में मैंने क्या किया, वाई को एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसको मैंने स्प्लिट अप कर दिया। ये देखो ये लीनियर इनइक्वालिटी अंडरस्टैंडेबल है, यहाँ पर आ सकती है, ठीक है, तो वहाँ से क्या कर दिया, फिर नॉर्म एक्स माइनस नॉर्म वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई।
इसी तरह से अब यहाँ पर देखो मेरे पास जो प्रूव करना है उसमें नॉर्म एक्स और नॉर्म वाई पड़ा हुआ है। पहले मैंने क्या कर दिया, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई को लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई दिखा दिया। ठीक है, अब मैं इसी तरह से नॉर्म वाई के ऊपर ये चीज़ करके देखूंगी। नॉर्म वाई उठाया, उसमें मैंने एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर से इसको स्प्लिट अप कर दिया। देखो लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अब ये जो नॉर्म एक्स था, ठीक है, ये वाला जो एक्स है ये वाला आ गया हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में नॉर्म वाई माइनस नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू हो गया नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स। जो हमारे को प्रूव करना है ना उसमें देखो राइट हैंड साइड पर x माइनस वाई है और यहाँ पर हमारे पास आया है y माइनस एक्स। माइनस लो कॉमन, तो देखो यही बनेगा ना -1 इंटू में x माइनस वाई। अब ये जो -1 है वो स्केलर का काम कर रहा है। स्केलर जो है मोड के साथ बाहर आता है, तो ये सारा एक्यूरेटली लिखा हुआ है ना यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास देखो क्या बन गया, नॉर्म y माइनस नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। मुझे तो चाहिए था नॉर्म एक्स माइनस नॉर्म वाई, यहाँ पर तो उल्टा पड़ा हुआ है। फिर से एक बार माइनस कॉमन लो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नॉर्म एक्स माइनस नॉर्म वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के थ्रू आपका जो रिजल्ट था वो देखो आ चुका है। डिस्टेंस मुझे क्या करना था, इसके ऊपर मोड चाहिए थी ना। अब यही कंडीशन एक बार प्लस में जा रही है और यही कंडीशन एक बार माइनस में जा रही है, तो दैट सिंपली मीन्स ना कि मोड ऑफ नॉर्म एक्स माइनस नॉर्म वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। ओके, नेक्स्ट उस पर चलते हैं, नेक्स्ट रिमार्क पर चलते हैं। द नॉर्म फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब हमने क्या प्रूव करना है कि जो नॉर्म फंक्शन होता है, जो हमने ऊपर डिफाइन किया था ना अभी, नॉर्म में डॉट ले करके मैपिंग डिफाइन की थी फ्रॉम एक्स टू के, सॉरी फ्रॉम एक्स टू आर, ठीक है, जहाँ पर एक्स जो था वो मेरा लीनियर स्पेस था और आर जो था मेरा कोडोमेन जा रहा था। तो ये जो मैपिंग होती है ये कॉन्टिन्यूस मैपिंग होती है। अब हम प्रूव करेंगे कि जो नॉर्म फंक्शन होता है दैट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या चाहिए होता है, अगर आपको किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई की मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल, यही जाती है कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन। उसी चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब नॉर्म फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए हमने क्या कर लिया, एफ एक्स को नॉर्म एक्स लेट कर लिया और एफ वाई को नॉर्म वाई लेट कर लिया। और नॉर्म हमारा देखो वही सिंपल मैपिंग जो हम डिफाइन करते हैं, डॉट एक्स टू आर, और नॉर्म एक्स माइनस वाई जो वो मेरा आर को बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, अब मुझे इस फंक्शन को क्या करना है, कॉन्टिन्यूस प्रूफ। तो कॉन्टिन्यूस यानी कि अभी मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूटी के लिए एफ मोड बताया ना कि मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए व्हेन एवर एक्स माइनस वाई लेस देन डेल, है ना। तो अब हमने क्या किया, वही मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई को कंसीडर कर लिया। एफ एक्स जो है वो मेरा नॉर्म एक्स पड़ा हुआ है, एफ वाई जो है वो मेरा नॉर्म वाई पड़ा हुआ है, और इस पूरे के ऊपर मोड, ये तो मेरा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई होएगा। अभी हमने पिछला लेमा किया है ना जिसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाया है। तो मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई जो है वो मेरा लेस देन इक्वल टू आ गया नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, उसको मैंने कोई एप्सिलॉन पुट कर लिया। सो इन द नेक्स्ट स्टेप ये देखो हमारे पास क्या आ गया, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन। तो नॉर्म फंक्शन जो है वो मेरा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। बहुत ही ईजी था ना ये वाला रिमार्क भी। चलो अब इसी तरह से आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। लेट कर लिया हमने एक्स, और ये हमने कोई नॉर्म स्पेस लेट की है। ठीक है, हमने कोई नॉर्म स्पेस लेट किया। अब देखते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या कुछ हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखो यहाँ पर क्या है, द सेट x बिलोंग कैपिटल X सच दैट नॉर्म ऑफ x माइनस एक्स नोट लेस देन r is denoted by s x naught r and is called open sphere or open ball of radius r greater than 0 with center x naught belong to capital X। ये जो सेट है हमारा x बिलोंग टू कैपिटल X, देखो अब हमने क्या किया, नॉर्म स्पेस जो है नॉर्म स्पेस कंसीडर करके चले हैं, और अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओपन स्फीयर को डिफाइन कर रहे हैं। ओपन स्फीयर की डेफिनेशन क्या होती थी, सेंटर R और सॉरी ओपन स्फीयर की डेफिनेशन क्या होती थी, सेंटर कोई x नोट और रेडियस r। तो वही तो यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ
ठीक है, x बिलोंग करता है कैपिटल x को, तो नॉर्म सच दैट नॉर्म x माइनस एक्स नोट जो है वो मेरा लेस देन r है। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, एस एक्स नोट r एंड इज कॉल्ड ओपन स्फीयर, या फिर हम इसको और क्या कह सकते हैं, ओपन बॉल है जिसकी रेडियस r जो है वो ग्रेटर देन 0 है। रेडियस तो पॉजिटिव ही होती है ना, ग्रेटर देन 0 है, और सेंटर जो है इसका वो x नोट है जो कि मेरा इस कैपिटल x से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट अब हमारे पास है, देखो लेस देन है तो ओपन स्फीयर, लेस देन इक्वल टू है तो क्लोज्ड स्फीयर, ठीक है। द सेट x बिलोंग कैपिटल X सच दैट नॉर्म x माइनस एक्स नोट लेस देन इक्वल टू r डिनोटेड बाय दिस और दिस, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड स्फीयर या फिर क्लोज्ड बॉल ऑफ रेडियस r ग्रेटर देन 0 एंड सेंटर x नोट बिलोंग टू कैपिटल X। अब नेक्स्ट है सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस हमने कंसीडर की ऑफ पॉइंट्स ऑफ x, ठीक है, अ सीक्वेंस xn ऑफ पॉइंट्स ऑफ x, इसको हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ना ये कन्वर्जेंट है। ये तभी कन्वर्जेंट होएगी अगर सेट x से कोई x पॉइंट हमारा एग्जिस्ट कर जाए सच दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ xn माइनस x जो है वो मेरा इक्वल टू 0 आए। ये सिंपल सी बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ की, जो हमारी फोर्थ सेम की बुक थी वहाँ पर ऐसी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी, बट वहाँ पर हम मोड ले करके चल रहे थे और यहाँ पर अब हमारा नॉर्म डिफाइन हुआ पड़ा है, ठीक है। वहाँ पर हमारा होता था लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस एक्स की मोड जो है वो इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर हम नॉर्म स्पेस कर रहे हैं तो बस वो मोड की जगह नॉर्म आ गया। कोई भी सीक्वेंस एक्स एन ऑफ पॉइंट्स एक्स जो है ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्स जो है वो कन्वर्जेंट होएगी अगर कोई x बिलोंग कर जे फ्रॉम द सेट x, ठीक है, फ्रॉम कैपिटल x, इस तरह से कि जब n को इन्फिनिटी अप्रोच कराया जाए तो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स जो है वो मेरा इक्वल टू 0 आ जाए। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन क्या है कि किसी भी एप्सिलल पॉजिटिव एप्सिलल के लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर n नॉट एग्जिस्ट कर जे सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलल फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। ये जो कन्वर्जेंस होती है नॉर्म लीनियर स्पेस की, इसको हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड कन्वर्जेंस इन नॉर्म और स्ट्रॉम कन्वर्जेंस, इसको हम स्ट्रॉम कन्वर्जेंस भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कोशी सीक्वेंस के लिए। अभी देखो जो ये थर्ड पॉइंट हमारा था इसमें तो हमने किसी भी सीक्वेंस के कन्वर्जेंस होने की बात की, बट हमारे पास कोशी सीक्वेंसेस भी तो होती हैं, हमने पढ़ा हुआ है ना कोशी सीक्वेंस। तो सबसे पहले आपको कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन याद होनी चाहिए क्या होती थी, ठीक है। उसी के बाद आप कोशी नॉर्म स्पेस में कोशी सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की बात कर सकते हो। तो चलते हैं, कोई भी सीक्वेंस है, अ सीक्वेंस एक्सन ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्स इज सेड टू बी कोशी सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस है एक्सन ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्स वो कोशी सीक्वेंस होएगी अगर गिवन एप्सिलल ग्रेटर देन 0 के लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर n नॉट एग्जिस्ट कर जाए सच दैट नॉर्म ऑफ xn माइनस xm मेरा लेस देन एप्सिलल हो फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। देखो अगर आपको कोशी सीक्वेंस वाली जो डेफिनेशन थी वो याद है तो आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कोशी सीक्वेंस की जो डेफिनेशन होती थी उसमें बस xn माइनस मोड xn माइनस xm होता था, ठीक है। ये जो xn माइनस xm होता था उसके ऊपर मोड होता था, और अब हम नॉर्म की बात कर रहे हैं तो अब मोड की जगह नॉर्म आ जाएगा, ठीक है। गिवन एप्सिलल ग्रेटर देन 0 के लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर n नॉट एग्जिस्ट कर जाए सच दैट नॉर्म ऑफ xn माइनस xm जो है वो मेरा लेस देन एप्सिलल हो फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस जो है वो कोशी सीक्वेंस होगी इन x, ठीक है, नॉर्म स्पेस की बात कर रहे हैं हम, इन x अगर क्या हो नॉर्म ऑफ xn माइनस xm जो है वो मेरा 0 को अप्रोच करते एज nm टेंड टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस, ठीक है। कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस जो है उसको हम कहेंगे कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस। कब किसी भी, अब जैसे नॉर्म लीनियर स्पेस, कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस, इसको छोड़ो, पहले हम बात करते हैं मैट्रिक स्पेस की, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस की। ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना ग्रेजुएशन में। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, आप किसी भी मैट्रिक स्पेस को कंप्लीट कब कहते थे, जब क्या होता था अगर उसकी हर एक कोशी सीक्वेंस जो होती थी वो कन्वर्जेंट होती थी, है ना। एवरी कोशी सीक्वेंस इन द सेट इज कन्वर्जेंट टू एन एलिमेंट इन द सेट।
तब भी आप उसको कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कहते थे ना। बस वही अब यहाँ पर मीट्रिक की जगह नॉन लीनियर, मीट्रिक स्पेस की जगह नॉन लीनियर स्पेस है, और तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, तो कोई भी नॉन लीनियर स्पेस जो है उसको आप कंप्लीट लीनियर स्पेस कब कहोगे? अगर इफ every Cauchy sequence in X converges to an element in X। और कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस जो होता है उसी को हम बेनेच स्पेस भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये, इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी नॉन लीनियर स्पेस जो है वो कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस बनता है अगर हर एक Cauchy सीक्वेंस जो है ना वो हर एक Cauchy सीक्वेंस जो है लीनियर स्पेस की, ठीक है, एक्स हम यहाँ पर नॉन लीनियर स्पेस लेकर के चले हैं ना, नॉन लीनियर स्पेस की हर एक Cauchy सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है किसी एलिमेंट को इन दी टू कन्वर्ज कर रही है टू द एलिमेंट ऑफ द लीनियर स्पेस। ठीक है, तभी वो जो नॉन लीनियर स्पेस है वो हमारी बनेगी कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस। और इस कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस को हम और क्या कहते हैं? बेनेच स्पेस।